एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने भरी जवानी में अपनी जान खतरे में डाल दी, सिर्फ इसलिए कि वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। मोहम्मद अब्बास साकिब के कलम से निकली एक बेमिसाल कहानी। वतन ज़ाद। मेरा रिक्शा कोलाबा की वीरान सड़कों पर रवां था। मैं हकीकी मानों में खुशी से झूम रहा था। इतने जतन करके सचिन के घर में मेरा घुसना दर हकीकत किसी वाज़े लाहे अमल का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक तरह से टामक या मारने के मुतरादिफ था। लेकिन अब तक की हौसला अफजा पेशरफ्त से मुझे उम्मीद बन चुकी थी कि अंधेरे में फेंका गया मेरा तीर बेकार नहीं गया और महज खुशनसीबी के बलबूते पर शायद मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाऊं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो रात का आखिरी पहर चल रहा था, लेकिन तमाम दिन की तगोदौ के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं अपनी अब तक की पेशरफ्त की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करता रहा और फिर खासा दिमाग लड़ाने के बाद मैंने अपने लिए एक ढीला ढाला सा लाहे अमल तय कर लिया और सुबह होते ही उस पर अमल पैरा होने का फैसला किया। देरीना आदत के मुताबिक बहुत देर से सोने के बावजूद सूरज चढ़ते ही मेरी आंख खुल गई। मैं तैयार होकर घर से निकला और एक जगह नाश्ता करने के बाद उस जगह के अड्डे पर पहुंच गया जिसने असलम की जमानत पर मुझे ऑटो रिक्शा भाड़े पर दिया था। मैंने उससे दरखास्त की कि ऑटो रिक्शे की जगह मुझे टैक्सी भाड़े पर दे दे या किसी से दिलवा दे। कदरे हिचकिचाहट के बाद गालिबन मेरी तरफ से ऑटो रिक्शे की तरह टैक्सी का भी 10 दिन का भाड़ा एडवांस देने की पेशकश पर उसने अपनी मलकियती एक फिएट टैक्सी मुझे फराहम करने की हामी भर ली और दोपहर 2 बजे तक दोबारा आने को कहा। वो छुट्टी का दिन था और सड़कों पर कुछ ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने ऑटो रिक्शे में लगभग 12 बजे सचिन के घर का रुख किया। वहाँ अभी तक सन्नाटा तारी था। मैंने ऑटो रिक्शा गेट के सामने रोका और हॉर्न बजाया। पहले हॉर्न पर कोई रद्द अमल सामने न आने पर मैंने दूसरी और फिर तीसरी बार हॉर्न बजाया। बिलाखिर ऊपरी मंजिल की छोटी सी गैलरी पर आरती देवी नमूदार हुई। उसके चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया थे। उसने मुझे घूरते हुए गुजराती लहजे में पूछा कि मुझे क्या तकलीफ है। उसे देखकर मैं ऑटो रिक्शे का इंजन बंद करके गेट के करीब जाकर खड़ा हुआ। मैंने बुलंद लेकिन एहतराम आमेज लहजे में कहा, मेम साहब प्लीज जरा बाबू को भेजना, एक अर्जेंट काम से मिलना है। उसने पूछा कि क्या काम है, लेकिन मैंने इसरार किया कि मैं बाबू ही को बताऊंगा। वो पैर पटकने के अंदाज में अंदर गई और चंद ही लम्हों के बाद अपने शौहर के साथ गैलरी में वापस आई। शबखाबी के लिबादे में अभी तक मलबूस सचिन चुंधियाई हुई आंखों से मुझे देख रहा था। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो मुझे पहचान नहीं पाया। मैंने पेशानी पर हाथ रख कर सलाम किया और कहा, बाबू जरा नीचे आओ, हमको तुमसे एक काम है। उसने चौंक कर कहा, कैसा काम? मैंने खुशदिली से हंसते हुए कहा, तुम हमको भूल गया है, रात हमने ही तुमको बंगले पर पहुंचाया था, तुमको याद नहीं? तुम। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसे जैसे बिजली का झटका लगा। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए कहा, ओके ओके तुम रुको, मैं आता हूँ। इस दौरान में आरती बगौर मेरी और उसकी बातें सुन रही थी। सचिन ने बरवक्त खतरे का इदराक कर लिया था। उसने जाने अपनी बीवी को क्या बताया होगा। बहरहाल चंद ही लम्हों के बाद वो मेरे पास मौजूद था। उसने मुस्तरिब लहजे में पूछा, क्या मसला है? तुम क्या लेने यहाँ आए हो? मैंने हंसते हुए कहा, साहब कुछ लेने नहीं, तुम्हारा अमानत तुम्हें वापस देने आया हूँ, ये लो। उसने चौंक कर मेरे हाथ की तरफ देखा। मैंने चाबियों का गुच्छा उसके चेहरे तक उठाया और फिर आरती की नजरों के सामने उसके हवाले करते हुए कहा, नाइट को तुम्हारा जेब से निकलकर मेरे ऑटो में गिर गया था। मॉर्निंग को सफाई करते हुए मिला तो सोचा तुमको पहुंचा दे। रात को तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक। उसने घबरा कर मेरी बात काट दी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि मैंने कहा, साहब ओनली थैंक यू, फ्यूल जलाकर यहाँ तक आया है। उसने मेरा मफहूम समझकर अपने लिबादे की जेबों में हाथ डाले, लेकिन वहाँ कोई रकम कैसे हो सकती थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, अच्छा रहने दो साहब, हम चलता है। सचिन ने एक नजर अपनी बीवी पर डाली और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, अच्छा तुम रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ, तुम मुझे गाड़ी तक छोड़ आओ, तुम्हारा भाड़ा भी बन जाएगा। मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जो हुक्म बाबू, लेकिन अब ट्रैफिक बहुत होगा, 6 रुपीज भाड़ा होगा।
मैंने जानबूझकर अपनी आवाज इतनी बुलंद रखी कि आरती तक पहुंच जाए। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सचिन ने घबराकर मुझे खामोश होने का इशारा किया और घर में वापस चला गया। उसे अंदर आते देखकर आरती भी गैलरी से हट गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अपना राज खुलने के डर से सचिन की रूह खुश्क हुई जा रही थी। उसकी ये कैफियत मुझे अपने आइंदा मकासद के हुसूल में बहुत मुआफिक लग रही थी। सचिन कपड़े बदल कर कुछ ही देर में लौट आया और पिछली सीट पर बराजमान हो गया। मैंने जैसे ही ऑटो रिक्शा आगे बढ़ाया वो गुस्से से फट पड़ा। बोला, यार अजीब आदमी है, फालतू बात करने का इतना शौक क्यों है तुमको? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, बाबू हम कौन सा फालतू बात बोला, स्ट्रेंज फेलो तो तुम है। तुम्हारे प्रॉब्लम का सोचकर मैं इतना दूर आया और तुम मेरे ही पर एंग्री होता है। मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके वो खुद नरम पड़ गया। बोला, ओके खत्म करो, थैंक यू एंड आई एम सॉरी, अब जरा ध्यान से मुझे मेरी गाड़ी तक पहुंचा दो। सचिन भंडारी को ऑटो रिक्शा में बिठाकर मैं दरमियानी रफ्तार से चल पड़ा। जाहिर है उससे मंजिल पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी। उस वक्त वो पूरी तरह होशो हवास में था और उसका मूड भी खासा खुशगवार था। इसका इजहार वो मशहूर गाना हम हैं राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए अपनी फटे ढोल जैसी आवाज में कर रहा था। मुझे यकीन था कि वो उस वक्त न सिर्फ खुद को उस गीत के गायक किशोर कुमार के पाए का गुलकार समझ रहा है, बल्कि खुद को फिल्मी हीरो देवानंद से भी बढ़कर छल छबीला महसूस कर रहा होगा जिन पर यह गीत फिल्माया गया था। लेकिन मुझे तो उस वक्त उसकी शख्सियत के ज्यादा से ज्यादा पहलू टटोलने से मतलब था। चुनाचे मैंने कहा, सर तुम्हारा वॉइस एकदम सुपर है और तुम बहुत रोमांटिक मूड में है, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है ये सॉन्ग। नाइट को तुम एक टुन था, तुम्हारा टैलेंट मालूम ही नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर वो मजीद तरंग में आ गया। बोला, अरे यार तुमने ठीक पहचाना, मैं सूरत में अपने कॉलेज का टॉप सिंगर था, हर फंक्शन की जान होता था मैं, सब लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी। मैंने कहा, बॉस तुम स्टाइलिश और हैंडसम भी तो बहुत है ना, तुम पर अब भी ब्यूटीफुल लेडीज मरता होगा। हमको देखो, हमारा बॉडी एकदम फिटफाट है, शक्ल भी बुरा नहीं है, फिर भी कोई छोकरी घास नहीं डालता। मेरी इस झूठी तारीफ ने उसे सचमुच झाड़ पर चढ़ा दिया। बोला, लड़की फंसाना टेक्निक मांगता है मिस्टर, हर एर गैर का काम नहीं है। मैंने आजिजी से कहा, तो सचिन सर मैं तुमको अपना मास्टर बनाता हूँ, तुम मेरे को भी ये टेक्निक समझा दो, अपने जैसा स्टाइलिश बना दो। उसने चौंक कर पूछा, तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने हंसकर जवाब दिया, सर तुम्हारा बंगलो के गेट पर बड़ा बड़ा लिखा है मिस्टर सचिन भंडारी। मेरे को इंग्लिश पढ़ना और बोलना आता है, बस हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तुम टीच करोगे तो मैं क्विकली सीख लेगा। मगरूर लहजे में वो बोला, अबे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर कोई नहीं सीख सकता और इसके लिए वक्त चाहिए। तुझे ऑटो से रोटी कमाने से फुर्सत कैसे मिलेगी? मैंने बेकरार होकर कहा, बॉस मैं लानत भेजता हूँ इस ऑटो पर, मेरे को बॉम्बे के रोड्स पर धक्के खाने में सारा लाइफ नहीं गुजारना। तुम मेरे को अपने जैसा स्टाइल से ड्रेसिंग करना, बात करना, चलना फिरना सिखा दो, उसके बाद मैं मूवीज में अपना लक ट्राई करेगा। एक दिन दिलीप कुमार जैसा फिल्म स्टार बन के दिखाएगा, मधुबाला और मीना कुमारी के साथ रोमांस भी करेगा। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं जज्बात में बह गया हूँ। मेरी बात सुनकर उसने जोरदार कहकहा लगाया। मैंने कदरे खफगी से कहा, सचिन बॉस हम जानता है तुम्हारा जैसा बनने में टाइम लगेगा, पर हमारा फन तो न बनाओ। उसने फौरी तौर पर लहजा बदल लिया। बोला, अबे ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, थैंक यू बॉस, तो फिर आज ही क्लास शुरू कर दो। उसने हल्का सा कहकहा लगाया। बोला, अबे ऐसे ही चेला थोड़े ही बन जाएगा तू, गुरु बना रहे तो पहले गुरु दक्षिणा तो दो हमको। मैंने अनजान बनते हुए कहा, वो क्या होता है सचिन बॉस? उसने मुझे समझाया कि किसी को गुरु बनाया जाता है तो उसका एहसान तस्लीम करते हुए खुसूसी नजराना पेश किया जाता है, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। इस पर मैंने जोश भरे लहजे में कहा, ये कौन सा प्रॉब्लम है सर, आप ऑर्डर करो, अभी हाजिर करता हूँ। उसने कहा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं बजिद हो गया। मैंने कहा, नहीं बॉस अब तो ऑर्डर करना पड़ेगा, आपके चेले का दिल बहुत बड़ा है सचिन सर, एक बार चेक करके तो देखो। उसने कहा, चलो ठीक है, जॉनी वॉकर विस्की की एक बोतल काफी रहेगी। मैंने खुश होकर कहा, तुम फिक्र न करो बॉस, इवनिंग में तुम्हारा फेवरेट ब्रांड लेकर बेंगलो पर आएगा। ओ मगर उधर तो मैडम। उसने मसरूर लहजे में मेरी बात काटी, तुम फिक्र न करो, अभी काफी दिन तक मामला साफ है। ऐसा करना, रात 10 बजे के बाद उसी होटल पर आ जाना जहां से तुमने मुझे उठाया था, मैं तुमसे बोतल ले लूंगा। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक हो गया सचिन सर, रात को मैं स्पेशल ड्रेसिंग करके आएगा, ऐसा टॉप का होटल में तो ख्याल रखना पड़ता है ना सर। उसने मेरी राय मुस्तरद करते हुए कहा, नहीं तुम्हें होटल के अंदर आने की जरूरत नहीं है, गेट कीपर को कहना वो मुझे बुलवा देगा।
उसे कहना मैं कैसीनो में रमी की टेबल पर मिलूंगा, तुमसे वो बोतल लेकर मैं गाड़ी में रख दूंगा, घर पर काम आएगी। होटल में घुसकर उसकी सरगर्मियों का जायजा लेने का मौका जाया होते देखकर मुझे मायूसी हुई, लेकिन मैंने इब्तिदाई मरहले में इतनी पेशरफ्त ही इत्मीनान बख्श समझी। मैंने सोचा हो सकता है रफ्ता रफ्ता वो खुद मुझे अपने साथ रखने पर आमादा हो जाए। मैंने उसे पूरी तरह शीशे में उतारने के लिए पहले ही खुलकर पैसा खर्च करने का फैसला कर लिया था। उसे होटल पहुंचाकर मैंने रज़ाकाराना छेद वाले टायर और ट्यूब की मुरम्मत करवाने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और उसे होटल में जाकर आराम करने को कहा। उसने गालिबन मेरी खिदमत को बतौर गुरु अपना इस्तेहकाक गर्दाना और शुक्रिया अदा किए बगैर मुस्कुराता हुआ जीना चढ़ता चला गया। मैंने अपने गुरु पर अपनी मुस्तैदी का सिक्का जमाने के लिए छेद वाले टायर ट्यूब के साथ साथ स्टपनी टायर की भी मुरम्मत करवा दी। जब उसे बुलवाकर मैंने उस इजाफी खिदमत का बताया तो वो बहुत खुश हुआ और मुझे शाबाश दी। मैंने उसके अच्छे मूड का फायदा उठाने की कोशिश की। कहा तो बॉस फिर आज रात से ही क्लास शुरू करें, तुम बेंगलो पर पीने के साथ मेरे को लेसन भी देते रहना। उसने जोर से गर्दन हिलाई, बोला नहीं बे, ये तो सोचना भी मत, आज तो फ्रीडम नाइट है, मुझे सेलिब्रेट करना है। और हाँ, 1 नंबर वाली जॉनी वॉकर लाना, वरना मजा खराब हो जाएगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे पैसे की परवाह नहीं है और उसे गुरु दक्षिणा में असली शराब ही मुहैया करूंगा। उसे गाड़ी में बैठा छोड़कर मैं ऑटो रिक्शा किराए पर देने का धंधा करने वाले अकबर बावा के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मेरा जहन तेजी से सचिन भंडारी की बातों पर गौर कर रहा था। मुझे लगा कि किस्मत मुझ पर मेहरबानी लुटाते हुए चंद ही दिन में वो मौका मुहैया करने वाली है जिसकी मैं कई हफ्तों बल्कि महीनों की जिद्दोजहद के बाद तवक्को कर रहा था। अकबर बावा खालिस कारोबारी आदमी था और उसने असलम के साथ मेरी आमद के मौके पर मुझे कोई खास घास न डाली थी, लेकिन शायद लेन देन के मामले में मेरा खरापन परखने के बाद अब वो मुझ पर खासा मेहरबान हो गया था। उसने टैक्सी की चाबी मेरे हवाले करते हुए कहा, लो यूनस बाबू, एकदम फिटफाट गाड़ी है, इंजन में बड़ा दम है, किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कागज भी पूरे हैं। मैंने आजिजी से कहा, शुक्रिया बाबा, तुमने कह दिया तो फिक्र करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया, बोला शाबाश, बम्बई मेहनत करने वालों के लिए सोने की कान है मियाँ। दिल लगाकर दिन में 12-14 घंटे टैक्सी चलाओ तो अगले साल तक इसके मालिक बन सकते हो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा। इस मौके पर मैंने बॉम्बे के इलाके के बारे में अपनी महदूद वाकफियत का एतराफ किया तो उसने हौसला दिया कि खुद उस शहर के बासी भी तमाम इलाकों से वाकिफ नहीं है। मैं रहनुमाई की जिम्मेदारी बिला तकल्लुफ सवारी पर डाल दिया करूं। मैं टैक्सी लेकर वहां से रवाना हुआ तो कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि अकबर बावा ने टैक्सी और उसके इंजन के बारे में गलत नहीं बताया था। हमवार सड़क पर तो यूं लगता था जैसे गाड़ी हवा में तैर रही हो। उसके मशवरे के ऐन मुताबिक मैंने पहली सवारी के हाथ देते ही उसे टैक्सी में बिठा लिया। उसे माहिम जाना था, जहां का रास्ता मुझे बखूबी मालूम था। लगभग फौरन ही वहां से मुझे बांद्रा की सवारियां मिल गईं। शाम तक मैं बहुत अच्छी कमाई कर चुका था। मैंने अकबर बावा से वादा नहीं किया था, उसके बावजूद मैंने कुछ रकम उसके पास पहुंचाई और सीधा नेवी नगर की तरफ चल पड़ा। मैंने टैक्सी सचिन के क्वार्टर से कुछ फासले पर वाक़े बागीचे के पास खड़ी की और उसके इंजन का मुआयना करने लगा। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक कुछ ही देर में क्वार्टर का गेट खुला और सचिन की गाड़ी बरामद हुई, जिसकी फ्रंट सीट पर आरती मौजूद थी। उसने गाड़ी रोककर गेट बाहर से बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। चंद ही लम्हों के बाद मेरी टैक्सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। मुझे उनकी मंजिल का पता था, उसके बावजूद मैं किसी इजाफी मालूमात की उम्मीद में ताक़ुब करता रहा। छत्रपति शिवाजी स्टेशन पहुंचकर सचिन ने गाड़ी पार्किंग में घुमा दी, जबकि मैंने मुसाफिरों की मुंतजर टैक्सियों की कतार में लगने की बजाय कदरे हटकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बोनट खोलकर इंजन ठंडा होने का इंतजार करने लगा। सचिन ने वापसी में खासी देर लगा दी। उसके गाड़ी के रोड पर आते ही मैंने एक बार फिर उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। मेरी तवक्को के बरक्स वो सीधा अपने क्वार्टर वापस गया। मैं उसे वहां छोड़कर कोलाबा मार्केट की तरफ चल दिया। मैंने शराब के उसी स्टोर का रुख किया जहां से सचिन भंडारी को खरीदारी करते देखा। जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल विस्की की बड़ी बोतल की कीमत मेरे अंदाजे से ज्यादा निकली, लेकिन सचिन जैसी मोटी मछली को फंसाने के लिए ये चारा कतन महंगा नहीं था। मैंने वो बोतल टैक्सी की डिग्गी में एक कोने में एहतियात से रख दी। लगभग 9:30 बजे के करीब मैंने एल्फिंस्टन होटल का रुख किया। मुझे आसपास कहीं सचिन की गाड़ी दिखाई न दी।
आइंदा 20-25 मिनट में मुझे कई सवारियों से गाड़ी ठीक न होने का उज़्र करके माजरत करना पड़ी। बिलाखिर सचिन की गाड़ी खिरामा खिरामा एल्फिंस्टन होटल की तरफ बढ़ती नजर आई। उसने पहले वाली जगह दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी की और जीना चढ़कर होटल में चला गया। 10 मिनट के करीब मजीद इंतजार करके मैं भी होटल की तरफ बढ़ा। होटल का दरबान वही था जिसे मैं उस रात देख चुका था। मेरा हुलिया उस वक्त खासा मौजज़ाना था। मैं जीना चढ़ने की बजाय दरबान के पास रुक गया। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने पुरएतमाद लहजे में उसे सचिन भंडारी को बुलवाने को कहा। साथ ही बता दिया कि वो जुआ खाने में रमी वाली मेज पर मिलेगा। हैरत अंगेज तौर पर मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी और उसने बगौर मुझे देखा और फिर दिल ही दिल में कोई अंदाजा लगाते हुए शरारत भरे अंदाज में आंख दबाई। बोला, तुम्हारे पास नया माल है क्या महाशय? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा माल मिस्टर? वो कदरे गड़बड़ाया लेकिन फिर अपने मुशाहिदे पर एतमाद करते हुए नए अंदाज में सवाल दोहराया। बोला, सचिन जी के लिए तुम नए माल का बंदोबस्त कर रहे हो ना? फिर उसने मजीद जुर्रत करते हुए पूछ ही लिया, माल अच्छा है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए और ग्राहकों का भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने लम्हा भर में कहानी तराश ली। मैंने कहा, यार तुम तो चीता जैसी नजर रखता है। फटाफट पहचान लिया, मेरे पास सुपर क्लास एकदम यंग गर्ल्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, पर प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। उसने खुश होते हुए कहा, जबरदस्त, आजकल ऐसे ही माल की डिमांड है और बॉम्बे में अच्छे माल की कदर करने वालों की कोई कमी नहीं। नोट की परवाह कौन करता है, पर मेरा कमीशन। मैंने शाना थपथपा कर उसकी बात काट दी। डोंट वरी, मैं तुमको खुश कर देगा। मिस्टर सचिन का डील तुमने नहीं करवाया, बट उसका कमीशन भी तुमको देता है। लेकिन मिस्टर सचिन से अपना इस सेटिंग का अभी बिल्कुल न बताना, समझे? ये कहकर मैंने 5 का नोट उसकी जेब में ठूंस दिया। आमदनी का नया रास्ता खुलते देखकर खुशी से उसकी बातें खिल गईं। उसने फटाफट सचिन भंडारी को बुलवा दिया। मैं इस दौरान में वहां से हटकर अपनी टैक्सी की तरफ आ गया था। सचिन को गेट से बाहर झांकते देखकर मैंने इशारे से अपने पास बुलवाया। वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने अपने लिबास की तरफ इशारा करके पूछा, क्यों सचिन बॉस, मैं एकदम हीरो लग रहा है ना इस ड्रेस में? उसने इस बात में गर्दन हिलाई लेकिन साथ ही कहा, मगर मुंह खोलते ही पोल खुल जाता है कि एकदम गंवार हो। चलो मेरा गिफ्ट मेरे हवाले करो। मैंने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल अपनी टैक्सी की डिग्गी से निकालकर उसके हवाले की। उसने बगौर जायजा लेकर मसरूर लहजे में कहा, वेरी गुड, एकदम जेन्युइन है। मैंने उसके साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, सचिन गुरु, अब कब से मेरा क्लास शुरू होगा? उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तुम कल शाम 7 बजे मेरे बैंगलो पर पहुंच जाओ और हाँ, इसी तरह सूट बूट में आना। मैंने गर्म जोश लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, एक टिप टॉप वाली ड्रेसिंग करके आएगा मैं। उसने एक मर्तबा फिर गाड़ी की डिग्गी में शराब की बोतल रखी। मैंने पुरजोश अंदाज में उससे हाथ मिलाया और अगले रोज मुकर्रा वक्त पर पहुंचने का वादा करके अपनी टैक्सी की तरफ चल दिया। ताहम उसके दोबारा होटल में जाने के बावजूद मैंने टैक्सी वहां से नहीं हटाई। एक मौहूम सी उम्मीद में मुझे उसके दोबारा होटल से बरामद होने का इंतजार करना था। फिर कुछ सोचकर मैं दोबारा होटल के दरबान के पास जा पहुंचा। दरअसल मैं उस सचिन की आज की मसरूफियात के बारे में कुछ सुनगुन लेना चाहता था। मैं दरबान के पास पहुंचा तो वो मुझे अपना ही मुंतजिर मिला। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और कहा, यार तुम तो कह रहे थे कि सचिन बाबू के लिए आज का माल तुम सप्लाई करोगे, लेकिन वेटर ने बताया है कि वो तो आज रात कामिनी को साथ ले जाने वाला है, डबल पेमेंट करेगा। मैंने तेजी से दिमाग लड़ाया और अपना लहजा पुरसुकून रखते हुए कहा, हाँ, उसने बताया है कि उसके पास आज किसी और का बुकिंग है, पर अगला 5 दिन मेरा माल चलेगा। ये लो 4 दिन का एडवांस कमीशन। मैंने गिनकर 5-5 के 4 नोट उसके हाथ में दे दिए। उसके चेहरे की खुशी दीदनी थी, लेकिन उसने मुझे जो इत्तला दी थी वो अनमोल थी। मेरे जिस्म में हिजान से सनसनी फैल रही थी। क्या वाकई मुझे सचिन पर जाल फेंकने का मौका मिलने वाला है? मुझे लगा मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तूफानी रफ्तार से टैक्सी भगाता हुआ अपने घर पहुंचा और अपने काम की कुछ अशिया लेकर एक बार फिर तेज रफ्तारी से नेवी नगर की तरफ चल पड़ा। ताहम मेरी ये फुर्ती रायगां गई। सचिन के क्वार्टर के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि उसकी गाड़ी अहाते में मौजूद है, अलबत्ता घर की तमाम बत्तियां गुल हैं। मैं एक चक्कर लगाकर वापस आया और टैक्सी बागीचे के नजदीक उसी घने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी जहां मैंने पहले ऑटो छुपाया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।